स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास के अंतर्गत हमने विभिन्न ऋतुओं तथा भारत में मानसून को प्रभावित करने वाले विभिन्न जो कारक है यानी जो फैक्टर अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को, उसके बारे में डिस्कस किया था। और इसके साथ ही हमने एक इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, जिसे लो प्रेशर बेल्ट या जोन कहा जाता है, जिसे ITCZ कहा जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो गर्मियों की जो ऋतु होती है उसके अंतर्गत भारत में, उत्तरी भारत में विशेष तौर पर तेज गर्मी पड़ती है, और तेज गर्मी के बाद वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। तो वहां पर जब लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जहां कहीं पर भी हाई प्रेशर होता है, उस हाई प्रेशर से कुछ विंड्स उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए मूव करती है, और ये पवनें जब भारत की तरफ आती है तो वहां पर भारत के अंतर्गत मानसून यानी वर्षा ऋतु को लाती है। तो गर्मियों की ऋतु के बाद की जो स्थिति रहती है वो हमारी वर्षा ऋतु की रहती है, कि गर्मियों में ऑलरेडी यहाँ पर जैसे कि मई और जून का जो महीना रहता है, वो अप्रैल मई का जो महीना रहता है उसमें भयंकर गर्मी पड़ती है। तो भारत में जब भयंकर गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, वहां पर निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। अब कैसे होता है तो उसको वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं कि भारत में मानसून जो है वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से ये कार्य चलता है। तो भारत में मानसून की अगर बात करें तो भारत में वर्षा ऋतु की बात करते हैं। वर्षा ऋतु की जो स्थिति रहती है वह रहती है मध्य जून से, यानी मिड जून से लगाकर मिड सितंबर, यानी लगभग 1 जून से लगाकर हमारे मानसून वैसे स्टार्ट हो जाता है, और मिड सितंबर यानी 15 सितंबर तक ये स्थिति लगातार जारी रहती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर अगर हम बात करें, भारतीय जो इंडियन जो पेनिसुल रीजन है वहां पर उस समय लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है। ये लो प्रेशर कहां पर क्रिएट हो चुका है? यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, क्योंकि इससे ठीक पहले यहाँ पर गर्मियों की ऋतु रहती है। अब ये जो लो प्रेशर का जो पॉइंट क्रिएट होता है उसको हम ITCZ भी कहते हैं, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, या इसे अंतः उष्णकटिबंधीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो जोन है, जब यहाँ पर यानी यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, और लो प्रेशर क्यों क्रिएट हुआ? कि यहाँ पर टेम्परेचर हाई है, या फिर यहाँ पर ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन क्रिएट हो चुका है। इस कारण यहाँ पर मानसूनी गर्त, गर्त का अर्थ होता है खड्डा। अब मानसूनी गर्त क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि यह वह डिप्रेशन है जहां पर मानसून अट्रैक्ट होगा। अब मानसून कहां पर अट्रैक्ट होगा तो इसको डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि हमने कहा यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लो प्रेशर जो होता है वह एक गड्ढे के समान होता है, यानी यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, यानी यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो गया। और जहां कहीं पर भी हाई प्रेशर होता है, जैसे कि मैंने लिखा कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड्स डाइवर्ट होती है, कन्वर्ज होती है, और इस लो प्रेशर को फिल करती है। तो ये लो प्रेशर का जो बेल्ट है ये आपके नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है, और हाई प्रेशर जहां कहीं पर भी रहेगा तो वहां से जो विंड्स है वो इस लो प्रेशर को फिल करने के लिए इसकी तरफ कन्वर्ज होगी, और वहां पर यानी जिस प्रकार से यहाँ पर मानसूनी गर्त बनता है, गर्त का अर्थ होता है डिप्रेशन, मानसून डिप्रेशन यहाँ पर क्रिएट होगा, यानी यहाँ पर क्या बन गया? गड्ढा बन गया। इस गड्ढे को भरने के लिए जहां कहीं पर भी हाई प्रेशर, तो बेसिकली यहां पर आपके हाई प्रेशर रहता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड कन्वर्ज होती है, और मानसून इसी प्रकार से भारत के अंदर पहुंचता है। तो यहां पर मानसूनी गर्त बन गया। व्यापारिक हवाएं हिंद महासागर से ITCZ की ओर कन्वर्ज होती है। व्यापारिक हवाएं ITCZ कहां बन गया? यहां पर जहां पर लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर की जगह पर आपके ITCZ क्रिएट हुआ, और व्यापारिक पवने, अब व्यापारिक पवने का अर्थ हो गया कि जो हमारा पृथ्वी है उस पृथ्वी के ठीक नीचे की तरफ, हमारे यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो इंडिया के ठीक नीचे यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री लैटिट्यूड, जिसे हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से हवाएं चलती है, उसे हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। अब ये ट्रेड विंड्स जो है वो इस दिशा के अंतर्गत जा रही है, यानी ये इसकी जो डायरेक्शन है वे साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ है,
लेकिन जैसे ही इस 0 डिग्री को पार करती है तो 0 डिग्री को पार करने के बाद इसकी जो डायरेक्शन होती है चेंज हो जाती है। चेंज क्यों हो जाती है कि कोरियोलिस जो फोर्स है वो अफेक्ट करता है, और इस कारण जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है वहां पर जो हवाएं चलती है वो क्लॉकवाइज चलती है इस प्रकार से, और यहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर में चलती है एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो यही कारण है कि जैसे ही 0 को पार करेगी ये हवाएं जो होगी वह क्लॉकवाइज घूम जाएगी, और क्लॉकवाइज घूमने के बाद यहाँ पर जहां कहीं पर भी लो प्रेशर, तो लो प्रेशर या मानसून का डिप्रेशन कहां पर क्रिएट हुआ, यहाँ पर, और इस समय यहाँ पर है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, और यही जो मानसून जाता है उसे हम साउथ वेस्ट मानसून, देखिएगा ये साउथ और वेस्ट से मानसून जो है वह इंडिया की तरफ मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से ITCZ की तरफ ट्रेड विंड्स होती है वो मूव करती है, और जब ये मूव करती है तो इसके बीच में आता है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन से ये वहां पर नमी ग्रहण करती है, नमी ग्रहण करता हुआ यानी ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करती है, तो ये ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हुए यहाँ पर पहुंचती, यानी ये जो हवाएं हैं वो काफी वार्म है तथा उसके साथ साथ ह्यूमिड है। वार्म और ह्यूमिड होने के कारण यानी हवा के अंदर नमी है, और हवा के अंदर नमी है यानी ये बारिश वाली हवाएं कहलाती है। 20 मई को अंडमान निकोबार पर सबसे पहले मानसून जो है यहाँ पर 20 मई के आसपास, 20-21 मई के आसपास सबसे पहले इंडियन मानसून कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। उसके बाद 1 जून, 1 से लगाकर 5 जून, आज जो तारीख है उसके आधार पर आप देखें तो केरल के तट पर जो मानसून है वो कब पहुंचेगा, तो 1 जून के आसपास पहुंचेगा, यानी 1 जून पर जो मानसून है वो कहां पर पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है। ये पूरा का पूरा रीजन यहाँ पर 1 जून को मालाबार कोस्ट, ये कोस्ट जो है वो कहलाता है मालाबार कोस्ट, जो आपके केरला के अंतर्गत है। और दूसरा जो कोस्ट है जो तमिलनाडु के तट पर है, ये जो कोस्ट होता है ये है आपका चेन्नई का कोस्ट, जिसे कोरोमंडल तट कहा जाता है। यहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो बेसिकली होता है विंटर सीजन में, और सबसे पहले समर सीजन के अंतर्गत या जो रेनी सीजन है उसकी फर्स्ट जो रेनफॉल होती है वह होती है केरला के तट पर 1 जून से 5 जून के बीच। यहाँ पर बादलों की गड़गड़ाहट, बिजलियों का चमकना, बहुत तेज जो बारिश होती है तो उसे मानसून ब्रस्ट या मानसून का विस्फोट कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले बारिश जो होती है भारत में बहुत तेज बारिश होती है, क्योंकि हवाएं जो है वो काफी नमी वाली है। तो 1 जून को जो यहाँ पर केरला के मालाबार कोस्ट पर जो बारिश होती है उसे हम मानसून ब्रस्ट या मानसून का विस्फोट कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये अक्सर पूछा जाता है कि मानसून ब्रस्ट से आप क्या जानते हैं। तो 1 जून को कहां पर पहुंच गया, केरला के तट पर। उसके बाद 10 से 14 जून के बीच, 10 से 14 जून तक, ये 10 जून तक देखिएगा, या 5 जून तक, ये 1 से 5 जून तक, 5 जून तक मानसून कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। फिर 10 जून तक ये मुंबई, और मुंबई के पास ये जो लाइन है, ये भुवनेश्वर जो कोलकाता का लाइन है, ये लाइन जो है जहां जहां पर इक्वल रेनफॉल होता है उस रीजन को, तो ये पूरा का पूरा जो लाइन है वहां पर एक साथ मानसून पहुंचता है। तो कोलकाता से लगाकर मुंबई तक का जो रीजन है वहां पर 10 से 14 जून तक मानसून पहुंच जाता है। और उसके बाद आता है 20 से 30 जून। 20 से 30 जून का जो समय है वहां पर आप देखेंगे कि मानसून जो है वह दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यहां तक पहुंच चुका है। उसके बाद 1 से 2 जुलाई पर ये यहां पर पहुंच जाता है, 1 से 2 जुलाई, और फाइनली 15 जुलाई को सबसे लास्ट जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत मानसून पहुंचता है। तो इस प्रकार से मानसून जो है वह यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखूं 1 नंबर, फिर ये हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर 4, फिर 5, ये 5वें नंबर पर सबसे लास्ट में पहुंचता है। और जैसे जैसे फर्स्ट से हम 5th तक जाएंगे, जो रेनफॉल का जो परसेंटेज है वो आपको कंपेयरली कम देखने को मिलेगा, यानी धीरे धीरे मानसून, सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होगी, 1 और 2 में होगी, उससे कम कहाँ होगी, 3 में होगी, उससे कम कहाँ होगी, 4 वाली जगह पर होगी, और उससे कम जो बारिश होगी वो 5 वाली जगह पर होगी। क्योंकि हम कहाँ से, हम सी से दूर जा रहे हैं, जितना हम सी से दूर जाएंगे और कंटिनेंट के पास जाएंगे, रेनफॉल का जो परसेंटेज है कम देखने को मिलेगा। यानी सी से जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे हमारा जो रेनफॉल है वो भी कम देखने को मिलेगा। अब ये जो मानसून होता है, इस मानसून को हम बेसिकली दो
ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहली ब्रांच है, ब्रांचेज का अर्थ होता है कि जो मानसून, अब मानसून जो आता है वो किस प्रकार से, जैसे कि हमने कहा कि मानसून जो है वह इस प्रकार से कि अब यहाँ से जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस तरफ भारत की तरफ जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि भारत के अंदर यहाँ पर लो प्रेशर जो जोन है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन भारत के जब इस कोस्ट से टकराती है, ये जो पेनिसुलर रीजन है, यहाँ से टकराने के बाद ये दो शाखाओं का अर्थ होगा, एक जो है ब्रांच इस तरफ चली जाती है और एक ब्रांच इस तरफ चली जाती है। जो अरेबियन सी, यानी यहाँ पर है आपका अरेबियन सी और यहाँ है बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर दो ब्रांचेज हो गई, एक हो गई ब्रांच अरेबियन सी वाली और एक ब्रांच हो गई आपके बे ऑफ बंगाल वाली। जो अरेबियन सी वाली जो ब्रांच है, इसे हम साउथ वेस्ट मानसून के रूप में जानते हैं और मोस्ट ऑफ जो रेनफॉल भारत के अंदर होता है वो इसी के कारण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अरब सागर का मानसून। और अरब सागर का मानसून यानी मानसून की ये वह शाखा है जो अरब सागर से जाती है और लगभग 65% जो रेनफॉल होता है इंडिया के अंतर्गत इसी से प्राप्त होता है। इसकी भी तीन ब्रांचेज है। तीन ब्रांचेज कौन कौन सी है? तो सबसे पहली ब्रांच जो है वो वेस्टर्न घाट से टकराएगी। अब वेस्टर्न घाट से कैसे टकराएगी तो उसको हम समझते हैं कि सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न जो स्लोप्स है वहां पर टकराती है। जैसे कि हमने कहा कि भारत और भारत का वेस्टर्न कोस्ट का हम थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पर है आपका अरेबियन सी। अब अरेबियन सी से ये नमी को ग्रहण करती है, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करती है और धीरे धीरे ये है आपका वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। अब वेस्टर्न घाट से टकराएगी और धीरे धीरे ये जो विंड्स होगी ये ऊपर की तरफ जाएगी और जैसे जैसे हवाएं ऊपर की तरफ जाती है तो 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर टेम्परेचर जो डाउन होता है वह लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लो होता है। तो जैसे जैसे वह 900 मीटर से 1200 मीटर्स की लेंथ पर ऊंचाई पर पहुंचती है, यानी कहने का अर्थ हो गया कि लगभग 1.2 किलोमीटर ऊंची ये पहुंचती है और वहां पर क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। जैसे ही ठंडी हो जाती है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो हवा की होती है वह घट जाती है और वो एयर जो है वो सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट होने का अर्थ हो गया कि बारिश हवा के अंदर अब ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करने का पावर नहीं रहा। तो जो क्लाउड्स है ये क्लाउड्स यहाँ पर कंडेंसेशन करेंगे, यानी हाईएस्ट जो रेनफॉल होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इस जगह पर आया हुआ है आपके लोनावला या इसे कहा जाता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर पर ये बहुत ज्यादा बारिश करती है, लगभग 250 से 400 सेंटीमीटर यहाँ पर रेनफॉल मिलता है। तो ये जो लाइंस होती है इन हवाओं को हम एनाबैटिक विंड्स के नाम से जानते हैं। ये हवाएं ठंडी होती है, कुछ हवाएं फिर अब यहाँ पर नीचे उतरेगी। अब जो ये हवाएं ऊपर चढ़ी तो वे वापस इस हवाओं के अंदर जितनी भी जो नमी थी उसका ज्यादातर जो परसेंटेज है वो यहाँ पर खाली हो चुका है। अब ये हवाएं जब नीचे उतरेगी तो नीचे उतरेगी तब घाट को पार करके जब ढाल से नीचे उतरती है तो वो गर्म होती है और इस प्रकार की पवनों को हम केटाबैटिक विंड्स कहते हैं। यानी न तो हमने हवाओं का टेम्परेचर बढ़ाया है और न घटाया, यानी टेम्परेचर को हमने एक्स्ट्रा नहीं दिया, केवल हवाओं के ऊपर उठने और हवाओं के नीचे उतरने से हवा का टेम्परेचर चेंज हो रहा है और इस कारण इसके अंदर नमी की कमी हो जाती है, ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, नमी की मात्रा नहीं रहती है। तो ये जो रीजन होता है ये लोवेस्ट रेनफॉल प्राप्त करता है। इस कारण ये जो रीजन होता है इसे हम रेन शैडो जॉन के नाम से जानते हैं, यानी ये वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसी कारण महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है और जो आंध्र प्रदेश के से अलग हुआ जो नया राज्य तेलंगाना है वहां पर आपको लोवेस्ट रेनफॉल देखने को मिलेगा, यानी ये रेन शेडो जोन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का अंतर्गत हम देखेंगे तो ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद ये है तेलंगाना। तो ये जो रीजन है इन दोनों ही रीजन के अंतर्गत आपको रेन शेडो जोन यानी वृष्टि छाया क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी रेनफॉल नहीं मिलता है। तो मुंबई के अंदर यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। बीच के अंतर्गत है आपका पश्चिमी घाट
और इस तरफ आपके जो लीवर्ड रीजन है वहां पर आपको बारिश देखने को नहीं मिलती है। तो इस कारण ये रेन शैडो जोन के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये हो गई फर्स्ट ब्रांच, ठीक है। अब फर्स्ट जो ब्रांच जो है वो इस प्रकार से बारिश कर दी। सेकंड जो ब्रांच है वो क्या करती है, वह मुंबई के उत्तर में नर्मदा ताप्ती नदियों तथा विंध्याचल जो पर्वत है उसकी घाटियों के मध्य से मध्य भारत के अंतर्गत बारिश करती है। यानी जो सेकंड ब्रांच है वो मुंबई से यहाँ से प्रवेश करती है। यहाँ पर थाल घाट और भोर घाट दो यहाँ पर घाट है और उन घाट से प्रवेश करते हुए ये मिड इंडिया के अंतर्गत पहुंचती है, यानी मध्य भारत के अंतर्गत पहुंचकर बारिश करती है। तो दो शाखाएं यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ी है। तीन दोनों शाखाओं को साथ साथ हम तीन ही शाखाओं को पढ़ रहे हैं, उसके बाद बात करेंगे। फिर छोटा नागपुर के पठार में यह बारिश करती है। गंगा के मैदान में प्रवेश करने के बाद यह बंगाल की खाड़ी के मानसून के अंदर मिल जाती है। तीसरी जो ब्रांच है वह है सौराष्ट्र प्रायद्वीप के कच्छ से टकराती है और कच्छ से टकराकर अरावली के समानांतर आगे बढ़ती है, पंजाब हरियाणा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इससे हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर बारिश होती है। अब इस तीनों ही हम ब्रांचेस को समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहली ब्रांच जैसे कि हमने कहा कि ये दो शाखाओं के अंदर डिवाइड हो गई। एक तो आपके बे ऑफ बंगाल के अंदर चली गई, एक आपके अरेबियन सी। अब अरेबियन सी वाली जो है वो तीन ब्रांचेज के अंदर डिवाइड हो गई। एक चली गई आपके यहाँ पर, दूसरी जो है वो यहाँ पर मुंबई के पास से, और तीसरी जो है वो यहाँ पर पहुंच जाती है। जो सबसे पहले जो यहाँ पर बारिश करती है फर्स्ट जो है आपके पश्चिमी घाट पर हाईएस्ट रेनफॉल प्राप्त करती है। ये जो है वह नर्मदा और ताप्ती के नदियों से, यानी नर्मदा और जो ताप्ती नदी है उसकी घाटियों से ये प्रवेश करते हुए विंध्याचल सतपुड़ा से होती हुई मध्य भारत तक ये यहाँ पर एमपी से होती हुई पहुंच जाती है। और लास्ट में यहाँ पर एक और ब्रांच इधर से आएगी, उससे ब्रांच से ये मिल जाएगी। तीसरी जो शाखा है वो यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से प्रवेश करने के बाद यहाँ पर है आपका अरावली। इस अरावली के पास से होती हुई ये आगे जाती है और आगे जाने के बाद ये हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर बारिश करती है। तो तीन ब्रांचेज हो गई इसकी, सब ब्रांचेज किसकी, ये आपके अरेबियन सी का मानसून है और उससे आपके इस प्रकार से मानसून बनता है। ये जो शाखा, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये है आपके अरब सागर का मानसून का क्षेत्र। तो यहाँ पर तीन ब्रांचेज आपको देखने को मिलती है। तीनों ब्रांचेज जो है अपना अलग अलग रोल निभाती है और आगे बढ़ती है। इस मैप के माध्यम से आप वापस इसको देखिएगा कि किस प्रकार से ये शाखाएं अरब सागर के अंतर्गत पहुंचती है। तो अरब सागर में जैसे कि हमने कहा कि विश्व जो ट्रेड विंड्स है इस प्रकार से चलती है और ट्रेड विंड्स जो है जब 0 डिग्री यानी इक्वेटर को पार करती है तो इक्वेटर को पार करने के बाद उसकी जो डायरेक्शन होती है चेंज होता है। यहाँ से जिस प्रकार से टकराएगी तो एक ब्रांच इस तरफ चली गई और एक ब्रांच इस तरफ चली गई। जो ब्रांच इस तरफ जाती है वो अरबियन सागर का मानसून, या जिसे हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। साउथ में जो मानसून है उसमें हाईएस्ट रेनफॉल देखिएगा। यहाँ पर कुछ घाट्स पाए जाते हैं जैसे कि यहाँ पर थाल घाट, भोर घाट, यहाँ पर पाल घाट, यहाँ पर सैनकोटा। तो इससे ये मानसून जो है, यानी घाट का अर्थ होता है कि पहाड़ों के बीच में गैप है, अब गैप से ये हवाएं आगे पहुंच रही। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बारिश करेगी, उसके बाद दूसरी जो ब्रांच है वो यहाँ पर नर्मदा और ताप्ती, ये यहाँ पर नर्मदा नदी, ये नीचे वाली ताप्ती नदी और ये होगी आपके नर्मदा, इन दोनों के बीच से होती ये यहाँ पर पहुंच गई, यानी छोटा नागपुर के पठार तक पहुंच चुकी है। तीसरी जो ब्रांच है वह यहाँ पर सौराष्ट्र से होती हुई यहाँ पर पहुंचती है। तो अरावली के पास ये है अरावली, और अरावली के समानांतर पैरेलल होती हुई आगे बढ़ती है। कुछ मात्रा अरावली के वेस्ट में आती है और कुछ जो है वो अरावली के ईस्ट। तो मोस्ट ऑफ जो ये हवाएं होती है वो अरावली के वेस्ट ईस्ट पार्ट से निकल जाती है। तो वेस्टर्न जो पार्ट होता है वो लोवेस्ट रेनफॉल प्राप्त करता है। दूसरा कि यहाँ से जो डिस्टेंस है, मोस्ट ऑफ रेन जैसे कि देखिएगा, हम बात करें कि यहाँ पर सबसे अधिक बारिश हुई, उसके बाद सेकेंडरी यहाँ पर बारिश होती है, थर्ड यहाँ पर गुजरात के अंतर्गत होती है, और जो बचा कुचा भाग होता है वो राजस्थान के अंदर। यानी जैसे जैसे हम सी से दूर जाएंगे यहाँ पर आपको रेनफॉल कम देखने को मिलता है, इसी कारण राजस्थान के अंदर बारिश नहीं होती है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर पैरेलल अरावली को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि अरावली जो है वो इस प्रकार से न होकर अरावली अगर यहाँ पर इस प्रकार से होती ऐसे, तो ये जो विंड्स जो जारी है वो सारी की सारी इस अरावली से टकराती और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है और
इस कारण ये हवा यानी अरावली की जो एक्चुअल स्थिति वो इस प्रकार की है, तो ये इसके पैरेलली आगे चली जाती है और सीधा यहाँ पर हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर बारिश करती है। तो ये आपके अरेबियन सी वाला मानसून का पूरा पूरा सिस्टम रहा। नेक्स्ट जो है वह है आपके बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत जो शाखा है, तो इसकी एक जो शाखा है म्यांमार के अंतर्गत अराकॉन यामा पर्वत है, वहां से टकराती है और टकराने के बाद भारत की ओर विक्षेपित होती है। यानी भारत के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो ब्रांच है इसके बाद ही हम ना हमारा म्यांमार बना देते हैं। तो यहां से जो ब्रांच चली गई, ये ब्रांच तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो ब्रांच है सीधी की सीधी यहाँ बे ऑफ बंगाल से यहाँ पर अराकॉन यामा से टकराएगी और अराकॉन यामा से टकरा कर इसकी जो दिशा है वो चेंज हो जाएगी और ये वेस्ट बंगाल तथा बांग्लादेश में दक्षिणी पूर्वी दिशा में प्रवेश करती है। यानी दक्षिणी पूर्वी यानी साउथ ईस्ट से ये भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां पर भी इसकी दो ब्रांचेज हो जाती है, यानी दो ब्रांचेज हो जाती हैं। यहाँ पर भी एक जो ब्रांच है वह बंगाल, उड़ीसा, यूपी, हरियाणा की और गंगा यानी हिमालय के पास पास सीधी सीधी आगे पहुंच जाती है, गंगा के प्लेन में पहुंच जाती है। जैसे जैसे हम यहां से दूर जाएंगे तो वर्षा का जो परसेंटेज है आपको कम देखने को मिलेगा। दूसरी जो ब्रांच है जो इसी बे ऑफ बंगाल ब्रांच का है वो ब्रह्मपुत्र घाटी। तो ब्रह्मपुत्र की घाटी कहाँ है? यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी। तो दूसरी जो ब्रांच है वो यहाँ पर आती है और यहाँ पर इसकी जो एक सब जो ब्रांच है वह मेघालय, गारो और खासी, ये तीनों ही मेघालय की गारो, खासी और जयंतिया, ये तीन पहाड़ियां हैं और तीनों ही ट्राइब से। तो ये जो पहाड़ है ये कौन शेप में, कौन शेप का अर्थ होता है कि इसमें जो पहाड़ियां हैं वो किस इस प्रकार से कौन शेप में है और जो हवाएं सी से आती है उसके लिए ये कीप का अर्थ होता है, जैसे कि हमने कहा कि ये कीप बनता है, तो ये कीप हम इस प्रकार से बना देते हैं। तो ये कौन बनाता है? और जो हवाएं सी की तरफ से आती है उसको क्या करती है, वह रोक लेती है और वहां पर आपको समुद्र की तरफ से खुली होने के कारण सबसे ज्यादा वर्ल्ड्स की हाईएस्ट जो रेनफॉल है वो मेघालय के मासिन राम नामक स्थान पर होती है। मैप के माध्यम से समझते हैं कि ये जो ब्रांच है, देखिएगा एक ब्रांच इस तरफ की वाली ब्रांच को हमने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संदर्भ में समझ चुके हैं। तो ये जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा को पार करने के बाद ये जो हवाएं जिसे ट्रेड कहा जाता है, व्यापारिक पवने कहा जाता है, वह यहां से सीधी पहुंच गई कहां पर? अराकॉन यामा। ये यहाँ पर आपके अराकॉन यामा, यहाँ पर नागो मिस्मी, अबोर और ये जो पहाड़ियां हैं नागा हिल्स जो है वहां से ये देखिएगा यहाँ पर ये डाइवर्ट। तो यहाँ से दो ब्रांच हो गई, यहाँ पर म्यांमार से ये दो ब्रांच में से एक ब्रांच तो चली गई सीधी की सीधी मेघालय की तरफ और एक जो ब्रांच है वो चली गई सीधी इस दिशा के अंतर्गत। तो ये दो ब्रांच है, ये दो ब्रांच भारत के अंतर्गत बारिश करती है और दोनों ही जो ब्रांच है उस ब्रांचेज का जो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है भारत में किस प्रकार से रहता है। तो जो सब जो ब्रांच है तो इसमें से जो शाखा निकली है तो यहाँ पर आपके गारो, खासी और जयंतिया। तो ये जो है खासी की पहाड़ी गारो, फिर खासी और जयंतिया, यहाँ पर आया हुआ है मासिन राम और मासिन राम में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होती है। फिर ये ब्रांच आगे जाती है, आगे जाने के बाद यहाँ पर मिलती है किससे? यहाँ से जो अरावली के जो पैरेलली जो शाखा आई थी उससे ये यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर दोनों मिलकर उत्तराखंड के अंतर्गत बारिश करवाती है। तो ये दोनों ही जो ब्रांचेज हैं वो चलती है भारत के अंदर और भारत के अंदर इस प्रकार की बारिश लाने का काम करती है। इस प्रकार का सिस्टम रहता है। अब भारत के अंतर्गत रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो रेनफॉल के हिसाब से भारत के अंतर्गत मोस्टली 4 रीजन देखने को मिलते हैं। 200 सेंटीमीटर से अबोव, 100 से 200 सेंटीमीटर तक, 50 से 100 सेंटीमीटर और बिलो 50। तो सबसे ज्यादा जो रेनफॉल वाला जो रीजन है वो है यहाँ पर, ये आपके पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं जहां पर सबसे अधिक बारिश प्राप्त होती है। दूसरा जो क्षेत्र होता है वो यहाँ पर होता है जिसे कहा जाता है वेस्टर्न घाट। इसके अलावा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार है, वहां पर भी आपको रेनफॉल देखने को मिलता है। तो इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि जो एवरेज है, जो टोटल रेनफॉल होती है भारत के अंदर, उसका जो एवरेज है वो 118 सेंटीमीटर जो एवरेज पाया जाता है, उसमें से सबसे अधिक वर्षा वाले यानी जो ज्यादा बारिश वाले जो स्थान है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है यानी 200 सेंटीमीटर से अबोव जहां पर रेनफॉल होता है, वो रीजन कौन कौन से है? तो एक तो है वेस्टर्न घाट का,
वेस्टर्न स्लोप, वेस्टर्न घाट का केवल और केवल वेस्टर्न जो स्लोप है वो 200 प्लस रेनफॉल को रिसीव करता है। जो ईस्टर्न जो स्लोप है वो रेन शेडो जोन के अंतर्गत आता है, वहां पर बारिश नहीं देखने को मिलती है। तो वेस्टर्न घाट का देखिएगा आपको दो रीजन देखने को मिलता है। ये जो क्षेत्र है, ये देखिएगा, ये जो क्षेत्र है जहां पर मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये रीजन है जो आपके रेन शेडो जोन के अंतर्गत आता है, यहाँ पर बारिश नहीं मिलती है। और जो ब्लैक है वहां पर आपको हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव होता है। दूसरा जो है वो है आपका ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के अंतर्गत त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर को छोड़कर बाकी का जितना भाग है वो पूरा का पूरा आपके हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। तीसरा जो है वो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का क्षेत्र। फिर है आपके नॉर्मल रेनफॉल, नॉर्मल रेनफॉल का जो रेंज है वो है 100 सेंटीमीटर से लगाकर 200 सेंटीमीटर। मेन जो रीजन कौन से हैं, तो वेस्ट बंगाल, पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद यूपी है, यूपी के बाद पूर्वी मध्य प्रदेश यानी पूर्वी मध्य प्रदेश का, फिर आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, आंध्र प्रदेश का ये पूर्वी भाग जो ये यहाँ पर है। इसके अलावा जो है ये पूरा पूरा कोरोमंडल तट जो इसके अंदर शामिल किया जाता है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट का जो उत्तरी भाग है और उसका जो रेन शेडो जोन है, वो रेन शेडो जोन को सॉरी इसमें अंदर नहीं रखेगा, अलग रखेंगे, केवल ये भाग। फिर आपके त्रिपुरा और मणिपुर, त्रिपुरा और मणिपुर का रीजन, और इसके अलावा जो असम घाटी का निचला भाग, असम घाटी के अंदर निचला भाग जो है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो ये पूरे के पूरे जो रीजन है वो आपके नॉर्मल रेनफॉल को रिसीव करते हैं। फिर है कुछ कम बारिश यानी 50 से 100 सेंटीमीटर। इसके अंतर्गत आपका गुजरात है, मध्य प्रदेश का मध्य एवं पश्चिमी मिडल एंड जो वेस्टर्न जो पोर्शन है, ईस्टर्न राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, विदर्भ, तेलंगाना और रायलसीमा, विदर्भ, तेलंगाना और रायलसीमा जो रीजन है वो यहाँ पर आपको कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो है अल्प वर्षा वाले क्षेत्र जो है वो यानी बहुत कम बारिश यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय मानसून की जो उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी भारतीय मानसून होता है वो किस प्रकार से। तो ग्रीष्म काल के अंतर्गत हमारी जो मानसून है वो किस प्रकार से चलता है, तो इस मैप के माध्यम से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने 0 डिग्री बना देते हैं, ये है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के अंतर्गत यहाँ पर उच्च, यानी यहाँ पर इस समय कम क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर बना हुआ है। और भारत के अंतर्गत जहां से आपकी कर्क रेखा निकलती है वहां पर इस समय तेज गर्मी है, और मई और जून के महीने में यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रखा है। तो ये जो हाई प्रेशर से जो हवाएं चलती है, ट्रेड विंड, जैसे ही 0 डिग्री को पार करती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो क्लॉकवाइज हो जाती है। क्लॉकवाइज क्यों होती है कि कोरिलेस फोर्स इफेक्ट करता है। फिर भारत के अंतर्गत ये टकरा कर ये दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करती है। एक ब्रांच अरेबियन ब्रांच के रूप में भारत में जाती है, और दूसरी जो ब्रांच होती है वो बे ऑफ बंगाल से होती वापस भारत के अंदर पहुंचती है। जो मानसून शब्द होता है, मानसून का अर्थ ये होता है वो विंड्स जो प्रत्येक 6 माह के अंतर्गत जो दिशा बदलती है, तो उसे हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। अब मानसूनी हवाएं का अर्थ ये होता है कि भारत के अंदर अगर बात करें तो मानसूनी हवाएं किस प्रकार से चलती है। यहाँ पर जो हवाएं हैं, जैसे कि गर्मियों के समय ये हवाएं कुछ इस प्रकार से चलती है, एम शेप के अंदर चलती है गर्मियों के समय। सर्दियों के समय क्या होता है, ये हवाएं जो चलती हैं वो कुछ इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है। यानी हम इसको दूसरे उदाहरण से हम इस प्रकार से समझे कि गर्मियों के अंदर हवाएं 6 महीने तो इधर चलती है, और जहां पर 6 महीने वापस हवाएं इस तरफ चलती है। तो ऐसी जो सिचुएशन रहती है तो उसे हम मानसूनी रीजन कहते हैं, यानी मानसूनी हवाएं के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो मानसूनी जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटिश जो विद्वान है उसमें हेली ने 1686 में इस प्रकार की हवाओं को मानसूनी हवाओं के नाम से नाम दिया। अब कुछ थ्योरीज चलती हैं जो बताती हैं कि मानसून किस प्रकार से भारत के अंदर आता है। तो उन थ्योरीज के बारे में थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में ना पढ़कर थोड़ा सा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्लासिकल थ्योरी है। क्लासिकल जो थ्योरी है वो स्टाम्प और वेरकर ने दी है। तो यहाँ पर यही सिस्टम दे रखा है, देखिए सबसे पहले इस चित्र को देखिएगा। तो इस चित्र को हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से जो ट्रेड विंड है वह भारत के अंदर प्रवेश करती है, और इस प्रकार से यानी हाई प्रेशर से जहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है वहां पर जाती है। तो उस लो प्रेशर को फिल करने के लिए अरेबियन सी से और वाया बे ऑफ बंगाल से ये विंड्स चलती है, और इस प्रकार की जो विंड्स चलती है उसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं के नाम से
जानते हैं। ये बेसिकली आपकी गर्मियों के समय जो बारिश की जो ऋतु रहती है उस समय ये सिचुएशन रहती है, क्योंकि इस समय जो सन है वो कहाँ पर है, हमारे कर्क रेखा के पास है। दूसरा जो है वह है उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसून का अर्थ होता है सर्दियों के समय। अब सर्दियों के समय भारत के अंदर यहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर हो गया। हाई प्रेशर क्यों हो गया कि सर्दियों के अंदर यहाँ पर सर्दी होती है, जहां पर सर्दी होती है वहां पर हाई प्रेशर मिलता है। तो हाई प्रेशर जहां पर भी बनेगा, तो जहां कहीं पर भी लो प्रेशर होगा तो वहां पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेगी, और ये हवाएं जब चलती है तो इस प्रकार से हवाएं उल्टी चलती है, भारत के अंदर मानसून एकदम साफ हो जाता है, धीरे धीरे मानसून की हवाएं चली जाती है, और इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है तो उसे उत्तरी पूर्वी मानसून यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड कहा जाता है। तानू वापस कब आएगी? ये जो विंड्स है, ये विंड्स जो है वो हमारे यहाँ पर हवा जो है बारिश नहीं करती है, केवल और केवल कोरोमंडल का जो कोस्ट है, ये वाला कोरोमंडल का जो कोस्ट है, यहाँ पर ये हवाएं बारिश करती है, क्योंकि यहाँ पर बे ऑफ बंगाल से इसको नमी प्राप्त हो गई। ये यहाँ से नमी को प्राप्त करती है, नमी को प्राप्त करने के बाद यहाँ पर तमिलनाडु का ये जो कोस्ट है जिसे कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है, वहां पर ये बारिश करती है। तो बेसिकली सर्दियों के समय जो बारिश होती है वो इस रीजन के अंतर्गत देखने को मिलती है, यानी ये दो फिनोमिनन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये तो है आपके विंटर के अंतर्गत, यानी 6 महीने जो हवाएं चलती हैं यहाँ पर भारत से दक्षिण की तरफ, और ये जो है ये आपके समर के अंतर्गत चलती है। तो इस प्रकार की जो थ्योरी है वो देने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था स्टाम्प एंड वॉकर। इसे क्लासिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो थ्योरी है जिसे गतिक या डायनेमिक थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या इसको ITCZ के नाम से, यानी इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन या अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो फ्लॉन ने इस कॉन्सेप्ट को दिया, और वह इस कॉन्सेप्ट में इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज का कॉन्सेप्ट देता है। इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, अब वेस्टर्लीज जो है किस प्रकार से देखेगा, जो हवाएं जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो ईस्टर्लीज कहलाती है। देखिए ये ईस्ट की तरफ जाती है, हमेशा इनकी जो डायरेक्शन रहती है वो देखिएगा दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, ये हमेशा ईस्ट से चलती है, लेकिन जैसे ही इस इक्वेटर को पार करती है तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वह आपके वेस्ट हो जाती है। तो वेस्ट होते ही इसका जो नाम हो जाता है वो हो जाता है विषुवतीय पछुआ पवन, इसे या फिर इसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवने। तो ये हवाएं इस प्रकार से चलती है, जहां कहीं पर भी लो प्रेशर क्रिएट होता है, यानी लो प्रेशर कह दीजिए या इसे ITCZ कह दीजिए, जहां पर भी क्रिएट होगा उसको फिल करने के लिए ये हवाएं वहां पर पहुंचेगी, और इस प्रकार से जो मानसून आता है तो हम उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में कहें, या फिर हम कह सकते हैं कि जब सूर्य गंगा के मैदान में, यानी मिड जो पार्ट है इंडिया का, वहां पर जब वर्टिकली चमकता है, तेज गर्मी देता है, तो वहां पर काफी गर्मी हो जाती है, और गर्मी होने के कारण वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, और लो प्रेशर जो रहता है जिसे हम मानसून का गर्त, मानसून डिप्रेशन के रूप में जानते हैं, या उसे ITCZ कहते हैं। इस कारण जहां पर भी लो प्रेशर बनता है तो वहां पर हवाएं ITCZ की तरफ जाएगी और वहां पर बारिश करवा देगी। इस प्रकार की जो थ्योरी है वह फ्लॉन के अंतर्गत थी। नेक्स्ट जो थ्योरी है जिसे कहा जाता है जेट स्ट्रीम्स थ्योरी। अब जेट स्ट्रीम जो थ्योरी है वो दी गई थी MT यिन, जो कि जापान के थे, और वो कहते हैं कि अपर एयर सर्कुलेशन चलता है। अपर एयर सर्कुलेशन जो पिछली क्लास रही थी उसके अंतर्गत मैंने जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझाया था कि धरातल के ऊपर, यानी कम से कम 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ भूमध्य सागर से काफी तेज गति से जो हवाएं चलती हैं जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जो जेट स्ट्रीम जो सौर मंडल के ठीक नीचे चलती है वह तिब्बत के पठार से टकराकर दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, जो एक नदर ब्रांच और एक हो जाएगी सदन। जो सदन ब्रांच है वह शीतकालीन यानी सर्दियों के समय जेट प्रवाह के रूप में हिमालय से टकराती है, और एक शाखा जो ऊपर से कुनलुन शांत से सीधे निकल जाती है, यानी प्रशांत महासागर की ओर सीधी चली जाती है, और दूसरी जो शाखा है वह भारत के मध्य मैदान यानी यहाँ पर पहुंच जाती है, और यहाँ पर इन हवाओं के नीचे उतरने के कारण यहाँ पर हाई प्रेशर बनता है, और इसी कारण जो आपके वेस्टर्न जो डिस्टरबेंस होता है वो इसी कारण आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर A और B
दो स्थितियां दिखाई दी है। ए स्थिति के अंतर्गत आपको सौभ मंडलीय चक्रवात बन रहा है और हवाएं नीचे उतर रही है। इस प्रकार से ये उत्तर पूर्वी यानी सर्दियों के समय इस प्रकार का फिनोमिनन चलता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बन गया हाई प्रेशर, और जहां पर हाई प्रेशर है वहां से लो प्रेशर की ओर हवाएं चलती है। बी जो है वहां पर इस समय क्या है, यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है, यानी तिब्बत के पठार के गर्म होने के कारण इस प्रकार की हवाएं चलती हैं। और इस प्रकार का जो कॉन्सेप्ट है वह एमटी यिन जो जापानी थे उसके द्वारा किया गया। तो सर्दियों के समय यानी सर्दियों के समय, अब सर्दियों के समय ये एक कॉन्सेप्ट चलता है सर्दियों के समय, ये है आपके विंटर के समय, और ये जो कॉन्सेप्ट चलता है ये समर के समय चलता है। तो ये दोनों ही इस प्रकार के, यानी चीज वही है लेकिन अलग कॉन्सेप्ट से इसको समझाने की कोशिश की है एमटी यिन ने, और इस प्रकार की हवाएं चलती है। नेक्स्ट है पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत, जिसे पी कोटेश्वरम ने दिया था। पी कोटेश्वर ने अपना एक अपना शोध पत्र लिखा था, एक जिसका नाम है द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑफ द ट्रॉपिक्स, और उन्होंने बताया कि जब भी सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण कब होता है, जनवरी के बाद, 14 जनवरी के बाद, जब मकर संक्रांति के बाद ये उत्तरायण होता है। और उस समय जब उत्तरायण होता है तो यहाँ पर जो आपका जो तिब्बत का जो पठार है ये काफी गर्म हो जाता है, काफी गर्म होता है। तो वहां से जो हवाएं होती है वो ऊपर की ओर उठती है, यानी वहां पर कन्वेक्शन करंट उठती है। तो ये हवाएं जब क्षोभ मंडल पर पहुंचती है, क्षोभ मंडल के बाद ये वहां पर पहुंचती है, और वहां पर पहुंचने के बाद ये कहां वापस नीचे कहां उतरती है, ये उतरती है बे ऑफ बंगाल में। यानी हवाएं जो है वह, यहाँ पर मैं बताता हूं कि ये तिब्बत का प्लेट्यू है, वहां से ये हवाएं, तिब्बत का प्लेट्यू, वहां से हवाएं ऊपर उठी। क्यों उठी? क्योंकि यहाँ पर गर्मी हो गई। अब ऊपर उठने के बाद क्षोभ मंडल के अंतर्गत हवाएं यहाँ पर इस प्रकार से डायरेक्शन में इस तरफ से चलती है, और बे ऑफ बंगाल के अंतर्गत ये नीचे उतरती है, और जहां पर नीचे उतरती है वहां पर क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। और जहां से हवाएं ऊपर उठती है तो वहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती है और इंडियन मॉनसून यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसे हम पूर्वी जेट प्रवाह सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लास्ट जो थ्योरी है जिसे अल नीनो सिद्धांत कहा जाता है। अल नीनो क्या है, तो गिलबर्ट वार्कर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया और बताया कि समुद्र के ऊपर, यानी अल नीनो जो है वो प्रभाव आपके बेसिकली होता कहाँ है, पर यहाँ पर अल नीनो जो रहेगा उसका प्रभाव ये रहेगा, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है वहां पर सूखा पड़ेगा, और जहां पर बिल्कुल कम बारिश होती है वहां पर तेज बारिश होता है। तो यहाँ से यहाँ पर ये काफी गर्म हो जाता है, गर्म हो जाने का अर्थ होता है यहाँ पर लो प्रेशर बनता है। तो भारत की तरफ जो हवाएं चलनी थी जहां पर यहाँ पर इस समय हाई प्रेशर था, तो इन हवाओं को भारत की तरफ आना था, ये भारत की तरफ न आकर सीधी चली जाती है इस दिशा में। तो अल नीनो आएगा तो भारत के अंदर बारिश नहीं देखने को मिलेगी, और इसी के ठीक उल्टे जो सामान्य स्थिति रहेगी जिसको कहा जाता है